नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। सच कहूँ तो इस समय रात के 3 बज रहे हैं और मुझे इस समय सोना चाहिए। थोड़ी देर पहले मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपका कमेंट पढ़ा। मैं सोने की तैयारी कर रहा था, काफ़ी थका हुआ था आज, और अचानक मैंने आपके कमेंट पढ़े इसके पहले वाले वीडियो में, और उसके बाद अंदर से आवाज़ आई कि आलोक तुम सो कैसे सकते हो, बहुत से लोग सुबह तुम्हारे वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तो मैंने कहा चलो क्लास जारी रखते हैं। पढ़ाने में जो मज़ा है वो वैसे भी मुझे शायद सोने में नहीं आता है, और मेरी ये सोच आप ही के चलते बनी हुई है। मैं ऐसा नहीं था, मैं तो सो जाता था, मन करता था, लेकिन आप प्रोत्साहित करते रहते हैं तो मेरा भी मन होता है कि चलो थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं। इसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू। इसके पहले वाले वीडियो में मैं इस समय भारतीय जलवायु पढ़ा रहा हूँ। भारतीय जलवायु में शीत ऋतु की क्रियाविधि खत्म हो चुकी है। शीत ऋतु की क्रियाविधि में अपने पश्चिमी विक्षोभ से भारतीय मौसम पर जो असर पड़ता है वो पढ़ा। इसके अलावा शीत ऋतु की क्रियाविधि में भारत में उत्तर पूर्वी मानसून से जो वर्षा प्राप्त होती है आपने उसे पढ़ा, उस क्षेत्र को पढ़ा जहाँ वर्षा प्राप्त होती है। आज के वीडियो में हम भारतीय जलवायु के अंतर्गत ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि बताएंगे कि गर्मी में भारत का मौसम कैसे करवट लेता है और उसके परिणाम स्वरूप भारत के मौसम में क्या क्या बदलाव आते हैं और उस बदलाव का चरम क्या होता है। गर्मी के दिनों में भारत के मौसम में जो बदलाव आते हैं 22 मार्च के बाद भारत में गर्मी शुरू हो जाती है। अप्रैल मई में बढ़ती रहती है, जून में बढ़ती रहती है ना, और जून और जुलाई में स्टार्ट हो जाता है। उस बदलाव का चरम क्या है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि का जो चरम है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। वो भी इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून को। इसके बाद आप दक्षिणी पश्चिमी मानसून की 2 शाखाओं को पढ़ेंगे, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। इनका वर्षा का जो वितरण क्षेत्र है पूरे भारत में 90% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है, जो कि हिंद महासागर और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से बहकर आता है। तो 90% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसका वितरण क्षेत्र है अपना एक, कहीं वर्षा होती है कहीं नहीं होती है। इसके अलावा कुछ बाधाएं उत्पन्न होती हैं जिसके चलते बीच बीच में वर्षा एकदम गायब हो जाती है ना, और बहुत सी बातें आप जानेंगे। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ। आइए स्टार्ट करते हैं ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। हाँ, एक गलती मैंने कर दी थी इसके पहले वाले वीडियो में। भाई इंसान हूँ, गलती होनी स्वाभाविक है, माफ़ करते हैं आप लोग, माफ़ कर दिया करिए। ऐसे ही हुआ क्या था कि पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि फ्लोन के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। फ्लोन के नियम के अनुसार गलत बताया था। फ्लोन नहीं है, नियम तो सही है, लेकिन व्यक्ति का नाम फ्लोन नहीं फेरल है। फेरल, इसे आप ठीक कर लीजिएगा कृपया करके। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं, है ना। ठीक है, आपने अच्छा किया, कमेंट मैंने आपके पढ़े और कमेंट में कुछ लोगों ने टोका, तो मुझे याद आया अगर आपने टोका नहीं होता तो हो सकता है आगे भी मैं ये गलती करता रहता। आप टोका करिए, अच्छा लगता है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु मौसम की क्रियाविधि स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसे और बढ़ा, क्योंकि मौसम एक ऐसी चीज है या जलवायु कि पूरी धरती पर जो इफेक्ट पड़ते हैं, पूरी धरती पर सूर्य की उत्तर और दक्षिण होने का जो इफेक्ट पड़ता है उसे समझ लेना एक बार जरूरी होता है ना। होता क्या है कि 22 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है। 22 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है। 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। किधर? 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है और 21 जून तक सूर्य कहाँ जाता है? 21 जून तक सूर्य कर्क रेखा पर चला आता है ना। यानी 22 मार्च के बाद सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में जाने लगती हैं और 21 जून तक आते आते
21 जून तक आते आते सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पहुंच जाती है ना, यह है मकर रेखा। फिलहाल आप इतना जानिए कि 22 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है और 22 मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून तक सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर चली जाती हैं। समझ गए? ठीक है। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ITCZ क्या होता है। मैं यहाँ संक्षेप में रिपीट कर दूं। विषुवत रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें साल भर पड़ती हैं। इसके चलते विषुवत रेखा बहुत ही गर्म क्षेत्र होता है। इसका परिणाम ये होता है कि विषुवत रेखा पर वायुमंडल में एक निम्न दबाव का क्षेत्र पैदा होता है। क्यों? क्योंकि हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, तो विषुवत रेखा पर हवा में निम्न दबाव पाया जाता है, लो प्रेशर। इसके चलते लो प्रेशर के चलते दोनों गोलार्धों से हवाएं आकर्षित होती हैं विषुवत रेखा की तरफ। पिछले वाले वीडियो में सब पढ़ चुका है आपने। दोनों गोलार्धों से हवाएं आकर्षित होती हैं और विषुवत रेखा पर टकराकर ऊपर उठ जाती हैं। दोनों गोलार्धों से हवाएं आती हैं और विषुवत रेखा पर टकराकर ऊपर उठ जाती हैं, यानी हवाओं का अभिसरण होता है, कन्वर्जन इंग्लिश में कहते हैं। हवाओं का कन्वर्जन होता है, फिर कन्वर्जन होने के बाद हवाएं ऊपर उठ जाती हैं। क्यों ऊपर उठ जाती हैं? क्योंकि लो प्रेशर का क्षेत्र है ना, यहाँ पर धरती गर्म है, इसके चलते हवाएं टकराती हैं और ऊपर उठ जाती हैं। इसको हम कहते हैं ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। हिंदी में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, हवाओं का अभिसरण, टकराव। तो मैंने ये भी बताया था पिछले वाले वीडियो में कि विषुवत रेखा तो स्थिर है, लेकिन ITCZ स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि सूर्य की लंबवत किरणें स्थिर नहीं है। सूर्य की लंबवत किरणें कभी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, कभी कर्क रेखा पर पड़ती हैं और कभी मकर रेखा पर पड़ती है सूर्य की लंबवत किरणें। तो ITCZ भी स्थिर नहीं है। ITCZ भी जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं तो ITCZ विषुवत रेखा से हटकर कर्क रेखा के आसपास चला जाता है, और सूर्य की लंबवत किरणें जब दक्षिणायन होकर मकर रेखा पर आ जाती हैं तो ITCZ भी दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है ना। ITCZ क्या है? एक निम्न दबाव का क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो सूर्य की लंबवत किरणें जहां भी पड़ेंगी वहां गर्मी ज्यादा पड़ेगी, निम्न दबाव का क्षेत्र पैदा होगा वायुमंडल में, लो प्रेशर। और उस निम्न दबाव को भरने के लिए, लो प्रेशर क्षेत्र को भरने के लिए चारों तरफ से हवाएं चलती हैं और टकराकर ऊपर उठती हैं। वही टकराकर ऊपर उठने का जो क्षेत्र है हवाओं का, उसे हम ITCZ कहते हैं। कल्पना कर लीजिए, जितना अच्छा कल्पना कर लेंगे, मैं कहूं कि ITCZ उत्तर की ओर खिसकने लगता है विषुवत रेखा से, तो आप समझ जाइएगा कि क्या खिसक रहा है उत्तर की तरफ। हवाओं के अभिसरण का जो क्षेत्र है वो उत्तर की तरफ खिसक रहा है। बहुत से लोग समझदार हैं, बहुत से लोग समझदार सभी हैं, बहुत से लोग पहले से पढ़ लिख चुके हैं, बहुत से लोग बिल्कुल नए नए हैं, इसलिए मुझे ज्यादा समझाना पड़ता है, इसलिए सभी लोगों को मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, तो मैंने बताया कि 22 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, 22 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है और 21 जून तक सूर्य कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। 22 मार्च के बाद जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो उसके साथ साथ ITCZ भी उत्तर की ओर खिसकने लगता है। ठीक है, उसके साथ साथ ITCZ भी उत्तर की ओर खिसकने लगता है। ठीक है, सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही उत्तरी गोलार्ध में, यह उत्तरी गोलार्ध है, यहां से लेकर यहां तक है ना, यहां से लेकर यहां तक, तो सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में यह विषुवत रेखा, तो सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही उत्तरी गोलार्ध में गर्मी बढ़ने लगती है। ठीक है, ITCZ जैसे जैसे उत्तर की ओर खिसकता जाता है, 22 मार्च के बाद ITCZ जैसे जैसे उत्तर की ओर खिसकता जाता है, पछुआ जेठ धारा की दक्षिणी शाखा, पछुआ जेठ धारा की दक्षिणी शाखा जो कि हिमालय के दक्षिण में बह रही है, वो कमजोर पड़ने लगती है। जैसे जैसे ITCZ उत्तर की ओर खिसकता रहता है, पछुआ जेठ धारा की दक्षिणी शाखा कमजोर पड़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पछुआ जेठ धारा अब हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होने लगती है। पछुआ जेठ धारा अब हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होने लगती है, यानी उसकी जो दक्षिणी शाखा थी उसका लोप हो जाता है। क्यों? क्योंकि उत्तर में गर्मी बढ़ रही है ना। भारत कहाँ है? भारत उत्तरी गोलार्ध में है, भारत यहाँ पर है। ठीक है, भारत यहाँ पर है। तो जैसे जैसे ITCZ उत्तर की ओर खिसकता है, पछुआ जेठ धारा की दक्षिणी शाखा
कमजोर पड़ जाती है और वो हिमालय के उत्तर में, मध्य एशिया और तिब्बत में प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, अब आप अगला हेडिंग डालिए। मैं मौसम की क्रियाविधि पढ़ा रहा हूँ, मार्च से शुरू करेंगे, जून जुलाई तक चलेंगे, तभी आप मानसून को, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए, मार्च और अप्रैल में मौसम की क्रियाविधि। मार्च और अप्रैल में मौसम कैसा होता है? ठीक है, सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही, उत्तरायण मतलब सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ने लगती हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही पश्चिमोत्तर भारत गर्म होने लगता है। पश्चिमोत्तर भारत अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप का जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, ये केवल भारत में नहीं है, इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी चला जाता है। जो गर्म धधकती हुई जमीन है वो केवल भारत में नहीं होती है, मार्च के बाद पाकिस्तान भी गर्म हो जाता है। तो आप लिखेंगे कि 22 मार्च के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के साथ साथ मार्च और अप्रैल के महीनों में भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमोत्तर भाग गर्म होने लगता है, जिसके चलते पश्चिमोत्तर भारत में, यानी ये उत्तर ये पश्चिम, तो जिसके चलते पश्चिमोत्तर भारत में वायुमंडल में एक निम्न दबाव का केंद्र विकसित होता है, लो प्रेशर का, है ना। क्यों? क्योंकि धधक रहा है तो हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर वायुमंडल में लो प्रेशर का एक जोन विकसित होने लगता है पश्चिमोत्तर भारत में। याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है बार बार, कहाँ विकसित होता है? पश्चिमोत्तर भारत में। इस निम्न दबाव के क्षेत्र को, पश्चिमोत्तर भारत में विकसित इस निम्न दबाव के क्षेत्र को या लो प्रेशर जोन को भरने के लिए उत्तर भारत में स्थानीय हवाएं चलती हैं। इस लो प्रेशर जोन को या निम्न दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए पूरे उत्तर भारत में हवाएं चल पड़ती हैं। इसे भरने के लिए लाल रंग की रेखाएं देख रहे हैं आप, ये बह रही किधर? लो प्रेशर को भरने के लिए। तो उत्तर भारत में हवाएं चल पड़ती हैं, क्योंकि ये निम्न दाब का क्षेत्र अभी इतना शक्तिशाली नहीं है कि हिंद महासागर या अरब सागर की हवाओं को खींच सके। अभी ये इतना पावरफुल या शक्तिशाली नहीं होता है कि हिंद महासागर की हवाओं को ये खींच सके। अभी इसकी शक्ति कम है। इसकी शक्ति मतलब भाई जहां भी वैक्यूम होता है ना, उसे भरने के लिए हवा आ जाती है। नोटिस करिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं कैसे। आप एक प्लास्टिक का डिब्बा लीजिए, कमजोर प्लास्टिक का डिब्बा है ना, उसमें से हवा खींच लीजिए, उसका मुंह पतला होना चाहिए। प्लास्टिक का डिब्बा लीजिए, उसका मुंह पतला होना चाहिए। आप उसे मुंह में लगा के उसकी हवा को खींच लीजिए, क्या हो जाएगा? परिणाम क्या होगा? प्लास्टिक का डिब्बा तुरंत पचक जाएगा। क्यों पचक जाता है? क्योंकि वायुमंडल का एक दाब होता है। आपने उस डिब्बे के अंदर की हवा जैसे ही खींची, वायुमंडलीय दाब ने उसे दबा दिया, यानी हवाएं उधर बढ़ने का प्रयास करने लगती हैं डिब्बे की तरफ। क्यों? क्योंकि डिब्बे के अंदर वायुमंडलीय दाब तो है ही नहीं। आपने डिब्बे के अंदर से हवा को मुंह से खींच लिया तो डिब्बे के अंदर क्या है? लो प्रेशर हो गया, निम्न वायुमंडलीय दाब। उस लो प्रेशर जोन को भरने के लिए वायुमंडल आगे बढ़ता है और डिब्बा पचक जाता है। ये वही डिब्बा है। तो अभी पश्चिमोत्तर भारत में विकसित निम्न दाब का क्षेत्र इतना शक्तिशाली नहीं होता है कि हिंद महासागर की हवाओं को खींच सके। परिणाम स्वरूप पूरे उत्तर भारत में इस निम्न दबाव के क्षेत्र को भरने के लिए तेज हवाएं चलती हैं, ठीक है, और ये हवाएं टकराकर ऊपर उठती हैं। ये हवाएं टकराकर ऊपर उठ रही हैं तो वर्षा होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभी इन हवाओं में इतनी नमी या आर्द्रता या ह्यूमिडिटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये स्थानीय हवाएं हैं, लोकल हवाएं, समुद्र से नहीं आ रही हैं, ये लोकल हवाएं हैं, इसलिए इनमें आर्द्रता या नमी की मात्रा नहीं होती है, जिसके चलते टकराकर उठती तो हैं लेकिन इनसे वर्षा नहीं हो पाती। यही कारण है कि मार्च और अप्रैल लिख रहे हैं, ठीक है, यही कारण है कि मार्च और अप्रैल के महीनों में पूरे उत्तर भारत में धूल भरी आंधियां बहती हैं। क्योंकि बरसात तो होती नहीं है, अब हवा तेज बह रही है, बरसात हो नहीं रही है, तो क्या होगा? धूल उड़ेगा। आपने देखा होगा मार्च अप्रैल के महीनों में सड़कों पे तेज धूल भरी हवाएं चलती हैं और जैसे ही शाम होगा एक आंधी आ जाएगी। हफ्ते में 2-3 बार तो ऐसा होता ही है कि दिन भर तो तेज हवा चलती है, अंधड़ कहते हैं, तेज हवा चलती है और धूल उड़ाती हुई सड़कों पे चलती है। जो लोग साइकिल, बाइक या स्कूटी से चलते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती है सड़कों पे, क्योंकि आंखों में धूल आने का खतरा रहता है। और जैसे ही शाम होगा, शाम को 4 या 5 बजेंगे, अक्सर आंधी आ जाएगी इतनी तेज
कि अगर कहीं विवाह समारोह वगैरह हो, टेंट वेंट लगे हैं तो टेंट उखड़ जाते हैं, विवाह समारोह हो मार्च अप्रैल के महीनों में तो खानों में धूल भर जाता है ना, जो भोजन उसमें धूल भर जाता है। तो इसलिए ये मार्च अप्रैल का महीना पार्टी या समारोह आयोजित करने के लिए थोड़ा खतरनाक हो जाता है। क्यों? क्योंकि शाम को आंधियां आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि बरसात तो होती नहीं है, हवा आगे बढ़ती है लो प्रेशर की तरफ, लेकिन बरसात हो नहीं पाती है, टकराकर ऊपर भी उठती है लेकिन बरसात नहीं होती है। इसलिए पूरे उत्तर भारत में मार्च अप्रैल के महीनों में धूल भरी आंधियां चलती हैं। ये हो गया मार्च अप्रैल का मौसम। अगला हेडिंग डालिए मई का मौसम। अगला हेडिंग डालिए मई का मौसम। ठीक है, 22 मार्च के बाद से ही सूर्य उत्तरायण होता रहता है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होता रहता है, ITCZ भी उत्तर की तरफ बढ़ता रहता है। ठीक है, मई महीने के प्रारंभ में ITCZ भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी छोर पर प्रवेश कर जाता है। मई महीने के पहले सप्ताह में, देखिए मई महीने के पहले सप्ताह में ITCZ भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी छोर पर प्रवेश कर जाता है। ये लिखा है 5 मई, 10 मई, 15 मई, 20 मई। ठीक है, प्रवेश कर जाता है, अर्थात ITCZ क्या है? हवाओं के टकराने का क्षेत्र है, यानी लो प्रेशर का क्षेत्र। ITCZ क्या है? लो प्रेशर का क्षेत्र। क्यों? क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो रहा है और इस समय ये वाली भूमि सबसे गर्म है। गर्म है तो लो प्रेशर है, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही हैं, निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ, इसे भरने के लिए आसपास की हवाएं चल पड़ती हैं। ठीक है, तो मई महीने के पहले सप्ताह में ITCZ भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में प्रवेश कर जाता है, जिसके चलते दक्षिणी भारत में हवाएं लो प्रेशर की तरफ आकर्षित होती हैं और टकराकर ऊपर उठती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में वर्षा होती है। क्यों? जैसे बोला वैसे लिखते जाइए। उत्तर भारत में हवाएं जब टकराकर ऊपर उठती है तो वर्षा नहीं हो पाती है। दक्षिण भारत में हवाएं टकराकर ITCZ के सहारे टकराकर ऊपर उठ रही हैं तो वर्षा हो रही है। क्यों? क्योंकि समुद्र बहुत नजदीक है, क्योंकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के रूप में समुद्र यहाँ पर बहुत नजदीक होने के कारण दक्षिण भारत के वायुमंडल में नमी की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। यही कारण है कि ITCZ के सहारे जब ये हवाएं टकराकर ऊपर उठती हैं तो इन हवाओं से दक्षिण भारत में वर्षा होने लगती है ना। 5 मई को ITCZ यहाँ पर है, 10 मई को ITCZ जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण होगा, है ना, सूर्य उत्तरायण होते होते कहाँ पर आता है? सूर्य उत्तरायण होते होते 21 जून को कर्क रेखा पर चला आता है, 21 जून को। तो तब तक ITCZ भी उत्तर की तरफ बढ़ता रहेगा। तो 5 मई को ITCZ यहाँ है, 10 मई को यहाँ है, 15 मई को यहाँ है, 20 मई को यहाँ है ITCZ, यानी जहां भी ITCZ वही हवाओं के टकराकर ऊपर उठने का क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में हवाओं के अभिसरित होकर ऊपर उठने से वर्षा होती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्यों वर्षा होती है मैंने बताया, क्योंकि समुद्र नजदीक है, इसलिए वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है दक्षिण भारत में। नेक्स्ट पॉइंट, ये वास्तव में मानसूनी वर्षा नहीं है। ये वास्तव में मानसूनी वर्षा नहीं है, वास्तव में इसे हम मानसून पूर्व फुहार कहते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून आने के पहले ही कुछ फुहार होता है, बरसात होती है, इसलिए इसे हम मानसून पूर्व फुहार कहते हैं। मई का महीना लिखवा रहा हूं, मानसून पूर्व फुहार कब आता है? मई के महीनों में। ठीक है, मानसून पूर्व फुहार मुख्य रूप से केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु की विशेषता है। मानसून पूर्व फुहार मुख्य रूप से केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु की विशेषता है। अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मानसून के पूर्व होने वाली ये वर्षा, मानसून के पूर्व होने वाली ये वर्षा अर्थात फुहार इन राज्यों में फसलों के लिए लाभदायक होती है। किसके लिए? फसलों के लिए लाभदायक होती है। केरल में इसे आम वर्षा कहते हैं। केरल में आम की फसल मई के महीने में, आम में जो छोटे छोटे फल आते हैं उसे क्या कहते हैं? टिकोरा। देहाती भाषा में उसे टिकोरा कहते हैं, हम लोग तो यही कहते थे, पता नहीं आप क्या कहते होंगे। तो आम के जो छोटे फल होते हैं उसे टिकोरा कहते हैं। तो जब आमों में टिकोरा आ जाता है ना, तो उस समय जो थोड़ी सी बरसात होती है ना, तो टिकोरे के बढ़ने के लिए बड़ा ही लाभदायक होता है। तो केरल में टिकोरे को बड़ा लाभ मिलता है, आम की फसल को। तो केरल में इसे आम वर्षा कहते हैं। केरल में इसे हम
फूलों वाली वर्षा भी कहते हैं। केरल में इसे फूलों वाली वर्षा कहते हैं, फ्लावर्स रेन। क्यों? क्योंकि केरल में कॉफी की जो फसल होती है ना, कॉफी की फसल में जो फूल आया रहता है उसको लाभ मिलता है इस बरसात से, उसमें फल अच्छे लगते हैं, बीज अच्छे पड़ते हैं। तो इसे केरल में हम आम्र वर्षा कहते हैं, मानसून पूर्व फुहार को केरल में आम वर्षा और फूलों वाली वर्षा। कर्नाटक में इसे हम कॉफी वर्षा कहते हैं। कर्नाटक में कॉफी की फसल के लिए लाभदायक होती है कॉफी वर्षा। इसके अलावा कर्नाटक में हम इस मानसून पूर्व फुहार को हम और चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। क्या? चेरी ब्लॉसम। कर्नाटक में से हम कॉफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आईटी सीजेड लगातार उत्तर की ओर खिसकता रहता है, ठीक। और मई महीने के अंत में आईटी सीजेड जब कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है तो पश्चिम बंगाल मौसमी हलचल का केंद्र बन जाता है, ठीक है। मई महीने के अंत में आईटी सीजेड जब कर्क रेखा के आसपास पहुंच जाता है तो पश्चिम बंगाल मौसमी हलचल का केंद्र बन जाता है। मई महीने के अंत में पश्चिम बंगाल में, क्यों? क्योंकि आईटी सीजेड अब यहाँ पे आसपास है ना, और समुद्र भी आसपास है। आईटी सीजेड एक तो पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रहा है मई के अंत में, 20 मई लिखा है ना, यहाँ पे 25 मई हो जाएगा। तो एक तो आईटी सीजेड पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रहा है, दूसरे बंगाल की खाड़ी भी पास ही में है। तो मई महीने के अंत में पश्चिम बंगाल में या तो तेज धूल भरी आंधियां चलती हैं, पश्चिम बंगाल में या तो तेज धूल भरी आंधियां चलती हैं, और यदि हवाओं में नमी की मात्रा अच्छी खासी है तो बहुत ही मूसलाधार और झंझावती वर्षा होती है। या तो तेज धूल भरी आंधियां चलती हैं मई महीने के अंत में पश्चिम बंगाल में, या तो झंझावती वर्षा होती है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में मई महीने के अंत में आने वाले इन तेज तूफानों से बहुत ज्यादा बर्बादी होती है, विनाश होता है। इसके चलते हम इस तूफान को काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल बैसाखी। काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो घटना है बैसाख के महीने में घटित होती है। बैसाख, मई के महीने को हिंदी में, देसी भाषा में बैसाख कहा जाता है, मई के महीने को। तो चूंकि मई महीने में पश्चिम बंगाल में तूफान आते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? काल बैसाखी, ठीक है। अब आप अगली हेडिंग डाल दीजिए, जून का महीना। मार्च अप्रैल हो गया, मई हो गया, अब जून का महीना लिखिए। ठीक है, जून का महीना। हालांकि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को पहुंचती हैं। हालांकि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को पहुंचती हैं, लेकिन स्थलखंड समुद्र की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। आसपास जो समुद्र है उसकी तुलना में एक स्थलखंड की विशेषता होती है। स्थलखंड क्या होता है कि समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म होता है और उतनी जल्दी ठंडा हो जाता है। लिख लीजिए, जो भी बोल रहा हूं सब काम का है। स्थलखंड समुद्र की तुलना में जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, जबकि समुद्र या महासागर देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, ठीक है। आपने अक्सर सुना होगा कि मुंबई वाले लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ ठंडी नहीं पड़ती है ना। वो बोलते हैं कि हम तो दिसंबर जनवरी में चादर पे ओढ़ के काम चला लेते हैं, कभी कभी वो भी नहीं। इसी तरह मुंबई वाले जून महीने में बोलते हैं कि जून महीने में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। उमस तो होती है क्योंकि समुद्र पास है, तो वायुमंडल में नमी होती है, वायुमंडल में नमी होगी तो हमारा पसीना नहीं सूखेगा। मुंबई में उमस तो होगी जून या जुलाई में, लेकिन मुंबई में गर्मी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है। क्यों? हमने बताया ना कि समुद्र या महासागर देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। यही कारण कि तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को न तो ज्यादा गर्मी लगती है और न ही ज्यादा ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सागर है, सागर न जल्दी गर्म होता है और न जल्दी ठंडा होता है। जबकि अगर आप लखनऊ में रह रहे हैं या दिल्ली में रह रहे हैं, है ना,
दिल्ली की सर्दी गाना भी बना है। तो दिल्ली में रह रहे हैं तो जो महाद्वीपीय प्रभाव होता है, अगर महाद्वीप के आंतरिक भागों में आप रह रहे हैं तो गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी और ठंडी के मौसम में ठंडी भी ज्यादा पड़ती है। तो हम क्या बता रहे थे, हालांकि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर 21 जून को पहुंचती हैं, लेकिन चूंकि स्थलखंड महासागरों की तुलना में जल्दी गर्म होते हैं या जल्दी ठंडे हो जाते हैं, यहाँ हम गर्मी पढ़ा रहे हैं ना क्योंकि सूर्य उत्तरायण हो रहा है, लेकिन चूंकि स्थलखंड महासागर की तुलना में जल्दी गर्म होते हैं, इसलिए 1 जून तक आते आते ITCZ स्वयं को पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हालांकि सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंचती हैं, लेकिन ITCZ 1 जून को ही स्वयं को पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है। वो ITCZ क्या है, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। यही ITCZ 1 जून तक आते आते कहां पे चला आता है, ये 1 जून है ना। 1 जून तक आते आते ITCZ स्वयं को पश्चिमोत्तर भारत में स्थापित कर लेता है, ठीक है। जिसके चलते पश्चिमोत्तर भारत में न्यून दाब का केंद्र, निम्न दबाव का केंद्र और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, ठीक है। पश्चिमोत्तर भारत में विकसित यह निम्न दबाव का केंद्र आसपास की हवाओं को और शक्ति के साथ आकर्षित करता है और अधिक ताकत के साथ आसपास की हवाओं को आकर्षित करता है, जिसके चलते मई लास्ट और जून प्रारंभ, जिसके चलते मई अंत और जून प्रारंभ के महीनों में पूरे उत्तर भारत में बहुत ही गर्म हवाएं चलती हैं। क्यों? क्योंकि ये पूरा भूखंड अब धधक रहा है। 1 जून तक आते आते ITCZ यहाँ पे अपने आप को स्थापित कर लिया। क्यों? क्योंकि पूरा भूखंड बहुत ही धधक रहा है। इसके चलते यह निम्न दबाव का केंद्र आसपास की हवाओं को आकर्षित करता है, जिसके कारण पूरे उत्तर भारत में बहुत ही गर्म हवाएं चलती हैं। इन गर्म हवाओं को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। लू कब चलता है? मई लास्ट और जून में। मई लास्ट और जून में जो हवाएं गर्म चलती है उत्तर भारत में, उसे हम लू कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं, शुष्क मतलब इनमें नमी नहीं होती है, ड्राई है। तो लू नामक गर्म और शुष्क हवाएं उत्तर भारत में चलती हैं। इनका संबंध दक्षिण भारत से बिल्कुल नहीं है। ये उत्तर भारत की हवाओं की विशेषता है लू, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लू बेहद गर्म और शुष्क हवा है, ड्राई। इसमें नमी की मात्रा, यह गर्म तो बहुत होती है लेकिन इसमें नमी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती। यही कारण है कि लू हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों? क्योंकि जब हम खुली हवाओं में निकल जाते हैं दोपहर के समय में, मई या जून के महीनों में, तो जो गर्म तेज हवाएं हैं उन्हें हम कहते हैं गर्म हवाओं का थपेड़ा। वो हमारे शरीर से नमी बहुत तेज चुराती हैं। आपने देखा होगा कि जब हवाओं में नमी नहीं होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वही जब बरसात शुरू हो जाता है जुलाई और अगस्त में बरसात शुरू हो गया, आप डायरे पे कपड़ा डाल दिए, वो जल्दी सूखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हवाओं में नमी की मात्रा पहले से ही ज्यादा है, तो आपके कपड़े कैसे सूखेगा वो। जबकि अगर आप मई और जून के महीनों में कपड़े डाल दीजिए, धूप में भले ही डालिए, छांव में ही डाल दीजिए, वो बहुत जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा में नमी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, आपके कपड़े की नमी को बहुत जल्दी वो चुरा लेता है। तो जब हम लू में खुला निकल जाते हैं तो हमारे शरीर की नमी को, ये गर्म और शुष्क हवाएं हमारे शरीर की नमी को अवशोषित करने लगती हैं, जिसके चलते हमें हमारे शरीर में जल की कमी हो जाती है। इसे हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि मई या जून के महीनों में खुला घूमने से लोग डिहाइड्रेशन के शिकार होते हैं, मौत भी हो सकती है। तो ये खतरनाक होता है। मई जून के महीनों में जब भी निकलना चाहिए तो थोड़ा सा नींबू पानी में नमक डाल के पी के निकलना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, ठीक है। तो मई और जून के महीनों में लू नामक गर्म तेज हवाएं उत्तर भारत में प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब पश्चिमोत्तर भारत में विकसित ITCZ को हिंदी में 2 नाम देते हैं। यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रश्नों में अक्सर उन शब्दों का भी इस्तेमाल हो जाता है। ITCZ को हम अंतः उष्ण कटिबंधीय
अभिसरण क्षेत्र कहते हैं या विषुवत रेखीय निम्न दाब अर्थात लो प्रेशर, निम्न दाब द्रोणी, ठीक, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी। लेकिन अभी विषुवत रेखा पर तो है नहीं, कहां चला आया है? उत्तर भारत में। तो इसे हम मानसूनी निम्न दाब द्रोणी। ITCZ को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं या विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी कहते हैं। जब यह भारत में यहाँ पर चला आता है और आसपास की हवाओं को आकर्षित करता है, इसे हम कहते हैं मानसूनी निम्न दाब द्रोणी। क्यों? क्योंकि यही जब बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है, यानी यहाँ पे एकदम वैक्यूम पैदा हो जाता है, हवाएं गर्म होकर एकदम ऊपर उठ जाती हैं। तो इस वैक्यूम को बढ़ने के लिए जब ये हिंद महासागर की आर्द्र नमी वाली हवाओं को खींच लेता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मानसूनी निम्न दाब द्रोणी। ठीक है। 1 जून तक आते आते या 1 जून के आसपास, नेक्स्ट पॉइंट, जब यह पश्चिमोत्तर भारत में विकसित अत्यधिक निम्न दबाव का केंद्र जब बहुत शक्तिशाली हो जाता है, ठीक है, अर्थात जब विषुवत रेखीय निम्न दाब द्रोणी अर्थात मानसूनी निम्न दाब द्रोणी जब 1 जून के आसपास बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, तो यह हिंद महासागर की आर्द्रता वाली हवाओं को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है। जब यह बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है ITCZ, तो हिंद महासागर की आर्द्र हवाएं इसकी तरफ पश्चिमोत्तर भारत में आकर्षित हो जाती हैं। ठीक है। चूंकि भारत में हिंद महासागर से आने वाली हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा में से आती हैं, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। चूंकि हिंद महासागर से आने वाली ये हवाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से प्रवाहित होकर आती हैं, इसलिए इसे हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं। ठीक है। भारत में 90% वर्षा इसी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करते ही सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में प्रवेश करते ही सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराकर केरल के मालाबार तट पर 1 जून को वर्षा करती है। केरल के मालाबार तट पर 1 जून को वर्षा करती है। इसके बाद यह क्रमशः दक्षिणी पश्चिमी मानसून से क्रमशः उत्तर में हिमालय तक और पश्चिम में दिल्ली तक वर्षा होती है। उत्तर में हिमालय तक और पश्चिम में दिल्ली तक वर्षा होती है। इतना लिख लीजिए। अब अगला हेडिंग डाल दीजिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अभी तक तो हमने ये बताया कि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता कैसे है, क्योंकि यहाँ पे ITCZ बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया। ताकतवर मतलब इसका जो लो प्रेशर है, निम्न दबाव का केंद्र बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। इतना ज्यादा ये खाली हो गया है कि हिंद महासागर से भी बुलावा आ जाता है हवाओं का, है ना। तो अब अगला हेडिंग डाल दीजिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और दक्षिणी पश्चिमी मानसून हम जस्ट इससे अगले वीडियो में डिटेल के साथ पढ़ाएंगे कि भारत में कैसे वर्षा होती, कहाँ कहाँ वर्षा होती, कहाँ नहीं होती, क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही वीडियो होगा, सबसे ज्यादा प्रश्न वहीं से आते हैं। चलिए आज हम आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, इन सवालों के उत्तर देने की हम आपसे अपेक्षा करेंगे। हाँ, सवाल है, हिमालय क्षेत्र में बहने वाली कौन सी नदी विसर्पण कहती है? हिमालय क्षेत्र में यानी पर्वतीय क्षेत्र में बहने वाली कौन सी नदी विसर्पण करती है? विसर्पण मतलब ऐसे से रेंगते हुए चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणी नदी किस पठार से निकलती है और किस राज्य के तट पर ब्राह्मणी नदी मुहाना बनाती है? ब्राह्मणी नदी किस पठार से निकलती है और किस राज्य के तट पर मुहाना बनाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी महाबलेश्वर चोटी से निकलती है? अगला प्रश्न, उज्जैन किस नदी के तट पर है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है, किस नदी के तट पर है? अगला प्रश्न, भारत में कुंभ मेला कौन कौन सी नदियों के किनारे लगता है? कुंभ मेला 12 साल के अंतराल पे लगता है ना, तो वही पूछ रहा हूं कि भारत में कुंभ मेला कौन कौन सी नदियों के किनारे लगता है? अगला प्रश्न,
गंगा, गोदावरी और कृष्णा नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं या ड्रेनेज पैटर्न? गंगा, उत्तर भारत में गंगा और दक्षिण भारत में गोदावरी और कृष्णा नदियां कौन सा ड्रेनेज पैटर्न या अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? मैंने देखा कि अपवाह प्रतिरूप वाला वीडियो आपने कम देखा। क्यों कम देखा? सवाल वहां से अक्सर पूछे जाते हैं, जो ड्रेनेज पैटर्न है या अपवाह प्रतिरूप उसे कम लोगों ने देखा अपेक्षाकृत। आप अपने से कैसे मान लेते हैं कि ये वीडियो कम महत्वपूर्ण है? उसे जाइए, जिन लोगों ने नहीं देखा है गौरपूर्वक उसे देखिए और नोट बनाइए, जरूरी है। तो भारत में गंगा, गोदावरी और कृष्णा नदियां कौन सा अपवाह प्रतिरूप या ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं? ड्रेनेज पैटर्न से अक्सर सवाल उठते हैं, मैंने उसी समय को टोका था जब उस दिन पढ़ाया था। अगला प्रश्न है, किस पठार से निकलने वाली नदियां अरीय अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? अरीय अपवाह प्रतिरूप को अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। तो मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, किस पठार से निकलने वाली नदियां अरीय अपवाह प्रतिरूप या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप या रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाती हैं? अगला प्रश्न है, केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगला प्रश्न है, अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगला प्रश्न है, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, गांधीनगर किस नदी के तट पर है? अगला प्रश्न, तापी नदी कितने राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तापी नदी। अगला प्रश्न है, माही नदी किस राज्य में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। तो माही नदी किस राज्य में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? अगला प्रश्न है, सप्त सैंधव की कौन सी नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती? सिंधु नदी की 6 प्रमुख सहायक नदियां हैं, तो सिंधु नदी के साथ मिलाकर हम उन्हें सप्त सैंधव कहते हैं, है ना? पढ़ाया तो था, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। तो सप्त सैंधव की कौन सी नदी सिंधु, झेलम, रावी, व्यास, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ठीक है। तो सप्त सैंधव की कौन सी नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती, उसका नाम बताइए। हमने वहां पर बताया था नदियों वाले चैप्टर में। इसका उत्तर मैं समझाते हुए आपको अगले वीडियो में दूंगा, मैं इसको बकायदे समझा के बताऊंगा। इसके चलते आपकी परीक्षा भी हो जाएगी कि आप पिछला कितना रिपीट कर रहे हैं। इसका उत्तर आप जरूर दीजिएगा। इतना समय आप क्लास को देखने में दे सकते हैं, तो मेरे प्रश्न का उत्तर आप समय निकाल कर 2 मिनट दे सकते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं। मुझे पता है कि आपको अधिक वीडियो चाहिए मुझसे। मैं रोज यही सोचता हूँ कि कैसे मैं अधिक वीडियो दे पाऊँ। बार बार अपनी मजबूरियाँ गिराना भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं बताऊँ कि मैं अधिक वीडियो क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। मेरी इच्छा तो ये है कि मैं भारतीय अर्थव्यवस्था भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। आज आपने वीडियो में कहा है, पिछले वीडियो में मैं भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाऊँ। मेरा इच्छा ये भी है कि मैं इतिहास भी पढ़ाना स्टार्ट कर दूँ। अर्थव्यवस्था भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि अर्थव्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जो कि कम लोग ही उसे समझ पाते हैं, या फिर जो भी बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं होता उनका। इसके चलते अर्थव्यवस्था में एक तो दिलचस्पी पैदा नहीं होती, दूसरे चलते पढ़ते भी हैं तो समझ में भी नहीं आता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन वही बात कि कितनी मजबूरियाँ गिनाऊं मैं आपसे, उसकी भी एक लिमिट है। मैं जल्दी ही प्रयास कर रहा हूँ कि उसके लिए मैं खुद समय निकालूंगा। जल्दी ही एक समय ऐसा आएगा कि मैं 3-3 विषय साथ में पढ़ाऊंगा। थोड़ी देर बस और इंतजार करिए और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।